नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम नाम में वोट है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावों की आहट अगर सुनाई दे रही है तो सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम के शब्दों में। हर पार्टी अब उन्हें अपने तरीके से याद कर रही है। दिलचस्प ये है कि समाजवादी पार्टी की न जाने कौन सी मजबूरी हो गई कि उन्होंने थीम पार्क बनाया है श्री राम के नाम पर। इधर बीजेपी होड़ में है, वो संग्रहालय बना रहे हैं प्रभु राम के नाम पर। यानी जब तक मंदिर नहीं बनता, ये सामने है। जय श्री राम आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। दशहरे की शाम लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे के साथ ही तय हो गया कि राम का नाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अहम भूमिका निभाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम के नाम पर बीजेपी अपना पेटेंट समझती है। इसी राम के नाम ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। लिहाजा बीजेपी ने अब राम के नाम पर अपने पुराने वोट बैंक को रिझाने के लिए नया दांव खेला है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार अब अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनवाने जा रही है। मैं समझता हूँ उद्देश्य के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रामायण है, अयोध्या है, भगवान राम है। एक भव्य वहां पर एक म्यूजियम इंटरप्रिटेशन सेंटर बने तो मैं समझता हूँ वहां पर्यटन की दृष्टि से गुणात्मक विकास होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 151 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने निश्चित की है और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हम इस योजना को पूरा करेंगे। उन्होंने जमीन देने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति बताई है। इसी राम के नाम ने 1991 में बीजेपी को 2 से 120 सीटों तक पहुंचाया था। राम के इसी नाम ने पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी बनवाई थी। अब इसी राम नाम के भरोसे बीजेपी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की वैतरणी पार करने में लगी हुई है। बीजेपी की इस वोट पॉलिटिक्स के निशाने पर राम भक्त हैं और राम भक्तों की दुखती रग अयोध्या है। लिहाजा बहुत सोच समझकर केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम के नाम पर म्यूजियम बनवाने की योजना को हरी झंडी दिखाई है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने की तैयारी कर ली है। जून 2015 में ही सरकार ने अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने का ऐलान कर दिया था। इसके लिए पहले सरकार ने 175 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन अब ये बजट बढ़कर 225 करोड़ कर दिया गया है। इस म्यूजियम में रामायण के सभी प्रसंगों की लाइव प्रस्तुति देखी जा सकेगी। ये संग्रहालय राम जन्मभूमि से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर 25 एकड़ जमीन में बनेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा इसका मुआयना करने 18 अक्टूबर को अयोध्या जा रहे हैं। देखिए, चुनाव की घोषणा आज से 5 साल पहले हो चुकी थी। सबको पता था किस तारीख को चुनाव है। हम लोगों ने 1 साल पहले इस योजना को चालू किया, 1 साल के अंदर उसकी व्यवस्थाएं को इंतजाम किया और इससे पहले 3-4 महीने पहले हमारे अधिकारी हो आए हैं। 2 महीने पहले आज की तारीख निश्चित की गई थी। तो इसको किसी भी तरह चुनाव और राजनीति से ना जोड़ा। यूपी में राम नाम की लूट तो है। इस लूट में सिर्फ बीजेपी अकेली नहीं है। यूपी की सत्ता में बैठी अखिलेश सरकार भी राम का नाम भुनाने में पीछे नहीं है। अखिलेश सरकार अयोध्या में रामायण से जुड़ा थीम पार्क बनवाने जा रही है। अखिलेश सरकार ने रामलीला संकुल में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। थीम पार्क पूरी तरह हाईटेक पार्क होगा, जिसमें राम के जीवन के सभी पहलू दिखाए जाएंगे। इंटरनेशनल थीम पार्क, साथ साथ रामलीला संकुल, ये प्रोजेक्ट अखिलेश सरकार का है जो कि इस वक्त चल रहा है और आज कैबिनेट ने बाकायदा इसमें कुछ मंजूरी भी दी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संस्कृति विभाग के सचिव। ये पूरा इसमें ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, राम कथा, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला से संबंधित जो डिपिक्शंस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो सारे इसमें होंगे। आने वाले दिनों में इसमें और भी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, लेजर शोज वगैरह भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो थीम पार्क जो रामलीला से संबंधित है, थीम उससे संबंधित जो है जो संरचनाएं हैं, जो निर्माण है वो कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम सबके लिए जरूरी है। उस बीएसपी के लिए भी जो राम से कतराकर गुजरना चाहती है, उस बीजेपी के लिए भी जो यूपी में चुनावी आहट से पहले राम राम जपना शुरू कर देती है। राम यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी याद आए हैं तो राम के धाम अयोध्या में रोड शो करके राहुल गांधी भी जता चुके हैं कि राम कांग्रेस के एजेंडे से भी जुदा नहीं है।
दिल्ली में रीमा पाराशर, अयोध्या में बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो एक पार्टी आपको राम के नाम पर थीम पार्क से लुभा रही है, दूसरी पार्टी संग्रहालय प्रभु राम के नाम पर। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या की एक कहानी नई नहीं है। हर पार्टी राजनीतिक रूप से अयोध्या का, राम मंदिर का, राम मुद्दे का इस्तेमाल करती आई है। अयोध्या में मैदान तैयार हो चुका है, बड़े बड़े शामियाने लग गए हैं, कुर्सियों का इंतजाम हो गया है, बीजेपी कमर कसकर तैयार है। अब तो बस यहाँ इंतजार है केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का, जो 18 अक्टूबर को अयोध्या में रामायण संग्रहालय के निर्माण का ऐलान करने वाले हैं। अचानक ही बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को भी अयोध्या की याद आने लगी है, रामलला की याद आने लगी है। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि रामायण सर्किट के तहत यहाँ पर रामायण म्यूजियम बनाया जाएगा अयोध्या में। तो उससे पहले ही आज अखिलेश यादव की ने कैबिनेट करके ये घोषणा कर दी कि अयोध्या में एक थीम पार्क बनाया जाएगा। हमारे साथ हैं लल्लू सिंह, फैजाबाद के सांसद, उनसे बात करते हैं। लल्लू सिंह, जब देख रहे हैं तैयारियां हो रही हैं घोषणा की, जैसे ही लगता है कि जय श्री राम के नारे लगाए मोदी जी ने लखनऊ में रामलीला मैदान में, अचानक अयोध्या लगता है कि फिर से चुनाव का मुद्दा आप लोग बनाने पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अयोध्या कभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मुद्दा नहीं रहा। अयोध्या श्रद्धा का केंद्र है। पूरे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश का आम नागरिक जिसकी श्रद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रामलला के प्रति है, वह कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। अयोध्या भारत का बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन चुनावी माहौल के दौरान ये नेताओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन जाता है। यूपी में चुनावों की आहट है, अयोध्या में सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की अखिलेश सरकार की परख हो रही है। हाँ, ये तो समय नहीं है, लेकिन अगला जब हो सकता कि अगले जब वो लोग आएंगे तब उसको पूरा करेंगे। यही लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा कर रहे हैं, अगला आएगा। जैसे अखिलेश जी ने घोषणा किया था कि हम सीएम बनेंगे तो सबको लैपटॉप क्या होता है टैबलेट देंगे, उन्होंने दिया। अगर करना रहता तो ये पूर्व में क्यों नहीं घोषित किया इन्होंने। और 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 5 वर्ष में तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। अब उसकी घोषणा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। भगवान राम की नगरी अयोध्या राजनीति की भट्टी पर दशकों से सुलग रही है, लेकिन अयोध्या के नाम पर सियासत करने वालों ने यहाँ की बेहाली की तरफ कभी मुंह उठाकर नहीं देखा। जब चुनाव करीब आते हैं तो यहाँ राजनीति की सरगोशी बढ़ जाती है। चुनावी मौसम में राम नाम की लूट के लिए राजनीतिक दलों की अयोध्या में दिलचस्पी को यहाँ के लोग बखूबी समझते हैं। वो चुनाव के समथिंग ही स्टार्ट हुआ था, अब चुनाव तक ही समाप्त होगा। जब चुनाव एकदम लास्ट होगा उसी समय वो बनकर तैयार होगा। केवल और केवल 4 साल से एक गेट बन रहा है। चुनाव की राजनीति है वोट की, जो वोट बनाना चाह रहे हैं बीजेपी भी, समाजवादी पार्टी, बाकी। देखिए, घोषणाओं करने से कुछ नहीं होती है, बाकी सारे तो सब ये जो है वोट बैंक के कारण इसे बोलते रहते हैं। हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो वही लोगों को याद आता है कि राम म्यूजियम बनाना चाहिए या फिर थीम पार्क बनाना चाहिए। तो जब भी जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आ रहा है उस तरफ वोट को मतलब वोट बैंक बनाने के लिए। हनुमानगढ़ी के सामने का यह रास्ता श्रद्धालुओं के लिए तो राम मंदिर की ओर जाता है, लेकिन यूपी में जब भी चुनाव होते हैं राजनीतिक पार्टियों को इस रास्ते पर सत्ता का प्रसाद भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए राहुल गांधी हनुमानगढ़ी में आकर दर्शन करते हैं, लखनऊ में मोदी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो मुकाबले में आकर समाजवादी पार्टी भी राम के नाम पर थीम पार्क बनाने की घोषणा करती है। लेकिन अयोध्या फैजाबाद के लोग अब इन घोषणाओं की सच्चाई समझ चुके हैं और अब लगता नहीं है कि राम के नाम पर किसी को वोट के लड्डू मिलेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, अयोध्या आज तक। राम नाम की होड़ लगी है, लेकिन सवाल यही है कि राम नाम की इस होड़ में क्या कभी ने सोचा है कि अयोध्या पर इन वर्षों में क्या बीती है। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या का दर्द, क्या कुछ उसने देखा है इन वर्षों में। 1984 से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का इसमें साथ मिला। राम पर राजनीति पहले से हो रही थी, अब और भी गर्म हो गई। 1986 में अदालत के आदेश से विवादित ढांचे का ताला खुला, राम की पूजा की इजाजत मिली। 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन कर डाला। 1990 में वीएचपी के कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर हमला बोल दिया।
यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? ये वही वक्त था जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में ही गिरफ्तार करवा लिया। बीजेपी ने समर्थन खींचा और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। 1991 में कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा जमींदोज कर डाला। इसके बाद से अयोध्या पर सिर्फ राजनीति हुई। सियासत की गलियों में अयोध्या को फायदे नुकसान की नजर से ही देखा गया। अयोध्या का दर्द किसी ने नहीं समझा। अयोध्या में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। शहादत के आंसू को सलाम करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां बलूचिस्तान में पाक सेना ने बमबारी की है। जो खबर आ रही है फिलहाल उसके मुताबिक एक शख्स की मौत इसमें हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दर्जनों घर इसमें तबाह हो गए हैं। पाक सेना की बमबारी में दर्जनों घर तबाह हुए हैं, एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नसीराबाद का यह इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पर दरअसल ये बमबारी की गई है। हेलीकॉप्टर से कई जगहों पर गोलियां बरसाई गई हैं। पाक सेना ने ये किया है और एक बार फिर से वही पुराना सिलसिला बलूचिस्तान में बेरहमी से तबाही मचाने का पाकिस्तान की सेना का। नसीराबाद के कई हिस्सों में बमबारी हुई है और वहीं से ये खबर आ रही है दर्जनों घर तबाह हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए। फिर एक बेटा शहीद हुआ है सरहद पर। परिवार के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। मां का कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन भाई का खून खौल रहा है। सौगंध ली है उसने कि पाकिस्तानी सेना में लोगों को मारकर मैं अपने भाई का बदला लूंगा। हिंदुस्तान का एक और जाबाज देश पर कुर्बान। शहादत की आंसू रो रहा है देश का एक परिवार। कि सबसे छोटा भाई था हमारा और उसके सभी का लाड़ प्यार था उसके पास। बड़े भाई की शहादत पर छोटे भाई का खून खौल रहा है। सीमा पे जाकर ये कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मैं भी उनके भी घर वाले होंगे तो उनको मैं भी मारूंगा किसी को, अपने भाई के तो शहादत बेकार नहीं जाने दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाक। सुधीश की शहादत को भी याद रखेगा हिंदुस्तान। जो कुछ भी किया जाता है बोल कर नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना होगा हम लोग बोल कर नहीं करेंगे। इस गम की इंतहा नहीं है। पाकिस्तान ने इस परिवार को जन्म जन्म के आंसू दे दिए हैं। इस मां का हाल देखिए, अपने लाल की फोटो को कलेजे से चिपका कर रो रही है। इस पत्नी को देखिए, पति की शहादत पर सुध बुध ही खो बैठी है। 4 महीने पहले गोद भरी थी और अब मांग उजड़ गई। इस मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं कि इसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। पाकिस्तान के कायरों ने गद्दारी की ऐसी गोली दागी कि इस परिवार का वीर देश की हिफाजत करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। एक परिवार जो जगमगाते दियों के साथ दिवाली की खुशियां अपने बेटे के साथ मनाने का इंतजार कर रहा था, अब वहां आंसुओं का डेरा है। पाकिस्तान के कायरों ने इस परिवार की उम्मीदों का दिया बुझा दिया। जी हां,
सुधीश कुमार ने अपने छोटे भाई को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था और ये भी कहा था कि वो दीपावली पर घर जरूर आएंगे। तो मैं पूछ रहा था, बोल कब आया, तो बोले आऊंगा बस दीपावली से पहले आ जाऊंगा। तो मुझसे पूछ रहा था छुट्टी कितने दिन बची, बोले 21 तारीख तक। आज हम आपको शहीद सुधीश की शहादत की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे उन्हें गोली लगी, तो ये भी बताएंगे कि देश के लिए सुधीश के अंदर कैसे जज्बा कूट कूट कर भरा था। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के हयात नगर के पंसुखा के रहने वाले सुधीश को उनका पूरा गांव उनकी जाबाजी के लिए सलामी दे रहा है। सुधीश कुमार की शहादत को नमन कर रहा है। देखो, दुख तो हो ही है, लेकिन एक गर्व की बात भी है। मेरे भाई ने सीमा पे लड़ते लड़ते देश के लिए जान दे दी, तो एक सौभाग्य की बात है। ये तो सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। सुधीश की साल 2013 में ही शादी हुई थी और 4 महीने पहले एक बच्ची के पिता बने थे। शहादत के कुछ घंटों पहले उन्होंने अपने सभी दोस्तों से बातचीत भी की थी और बताया था कि आजकल एलओसी पर बहुत फायरिंग हो रही है। इतना ही नहीं, शहादत से कुछ घंटे पहले अपने भाई को सुधीश ने अपनी एक फोटो भी व्हाट्सएप की थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ सुधीश के भाई का खून खौल रहा है। हम आपको बता दें कि सुधीश हमेशा एक ही बात कहते थे। वो फौज में इसलिए भर्ती होना चाहते थे ताकि देश के दुश्मनों का खात्मा कर सके, और इन्हीं हसरतों के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत में अपने प्राण त्याग दिए। संभल से अनूप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान दरअसल इतना बौखलाया हुआ है इस वक्त कि सरहद पर उसने शार्प शूटर्स तैनात कर दिए हैं जो अपने स्नाइपर राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। उसी में ये शहीद हुए हैं सुधीश कुमार। लेकिन इन सब के बीच बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। 28 सितंबर की आधी रात हिंदुस्तान का ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके में आतंकियों को घुसकर मारा। हिंदुस्तान के घातक जाबाजों ने पीओके में घुसकर 50 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ये देश के उन 18 जाबाजों की मौत का बदला था जो उरी के आर्मी हेडक्वार्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए। बस उसी घड़ी से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। बौखलाया और खिसियाया पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, गोलियां पर गोलियां दाग रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 16 अक्टूबर शाम के करीब 4:30 बजे राजौरी का नौशहरा सेक्टर, एलओसी की सुरक्षा में तैनात राजपूताना राइफल्स के सिपाही सुधीश कुमार अपनी पोस्ट केडीएल पर ड्यूटी कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही थी और इसी गोलीबारी के बीच जंगल पोस्ट से पाकिस्तानी सेना के एक शार्प शूटर ने स्नाइपर राइफल से फायर किया और ये गोली सिपाही सुधीश कुमार के सीधे सिर में लगी। तुरंत सुधीश कुमार को सेना के फील्ड अस्पताल में ले जाया गया और यहीं पर सुधीश ने आखिरी सांस ली। ये बात यहाँ तक नहीं रह जाएगी। आपको पता है कि हिंदुस्तान के ऊपर पीओके एरिया से पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट कंटिन्यूसली सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं। कुछ मैं 2-3 साल से तो पता है आपको, बीच में रुक जाते हैं, गैप आ जाता है, फिर स्ट्राइक शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 25 दफा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान स्नाइपर्स ने भारतीय जवान को इस तरह से निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में पुंछ जिले में 5 नागरिक और 4 सैनिक भी घायल हुए हैं, जबकि भारतीय जवानों की कार्रवाई में 9 पाकिस्तान के फौजी घायल हुए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। खासतौर से कश्मीर के साथ साथ राजौरी, पुंछ, जितना भी नियंत्रण रेखा का इलाका है, वहां पर आए दिन युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से हो रहा है और वहां से गोलीबारी होती है और उसका जवाब भारतीय सेना भी देती है। आज फिर हिंदुस्तान का एक जाबाज तिरंगे में लिपटा है। राजपूताना राइफल्स के जवान सुधीश कुमार को इंडियन आर्मी आखिरी सलामी दे रही है, उनकी जाबाजी को नमन कर रही है। शहीद सुधीश को श्रद्धांजलि स्कूल के बच्चे भी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जहां सुधीश कुमार भी पढ़ा करते थे। सुधीश कुमार कटारिया 2012 में सेना में भर्ती हुए थे।
बरेली आर्मी सेंटर के जरिए उनकी भर्ती हुई थी। सबसे पहली पोस्टिंग जम्मू में मिली। सुधीश शहादत के वक्त राजौरी के तारकुंडी में LOC पर तैनात थे। आज सुधीश के गांव के कई लोग फौज में हैं और सभी यही कहते हैं कि उनमें फौज में भर्ती होने का जज्बा सुधीश ने ही जगाया था। संभल से अनूप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक दूसरा तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा और वो है पाक कलाकारों का। प्रियंका चोपड़ा ने दरअसल ये कह दिया कि पाक कलाकारों को बैन करने के वो बिल्कुल खिलाफ है। उनका कहना है हमेशा कलाकार ही क्यों मोहरे बनाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी आवाज उतनी ही बुलंद है कि देश बड़ा या सिनेमा। देश ही नहीं बल्कि अब तो 7 समंदर पार भी प्रियंका का जलवा है। दर्शकों की चहेती हैं प्रियंका चोपड़ा, शोहरत के एवरेस्ट पर हैं। फिर क्या जरूरत थी उन्हें ऐसे विवाद में पड़ने की जिसका कोई अंत नहीं। तुमसे सालों का रिश्ता। जी हाँ, उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ लोगों की नाराजगी, पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग तेज हुई तो बॉलीवुड में भी इसे लेकर 2 फाड़ हुए। और इस विवाद के बीच प्रियंका ने ऐसा बयान दे दिया कि हो हल्ला मच गया। प्रियंका के विरोध में आवाजें उठने लगी। ये पेचीदा है, हर बार राजनीतिक मसलों के लिए सिने कलाकारों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं बहुत देशभक्त हूँ, इसलिए जो भी हमारी सरकार तय करती है मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मैं मानती हूँ ऐसे किसी भी मामले में कलाकार किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। कलाकार के लिए काम ही उसका धर्म है। किसी कलाकार को उसके धर्म के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम असली गुनहगार को क्यों नहीं पकड़ते। जाहिर है एक कलाकार के लिए कलाकार का दर्द कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन क्या प्रियंका को आतंक से लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों के परिवारों का ख्याल आया? उनके अंतहीन दर्द का जरा भी एहसास हुआ? और क्या अपने उन चाहने वालों की भावनाओं का ख्याल आया जिन्होंने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया? प्रियंका की मुखालफत में विरोधी ऐसे ही तमाम सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने को लेकर पाबंदी हो या न हो, इसको लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई है। कुछ एक का मानना है कि पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, जबकि कुछ कहते हैं कि इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति प्रेम ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।